हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट सुनील केसवानी आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए चैप्टर के साथ। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक जितना कंटेंट आपको पढ़ाया है आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो बारी है दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। तो आर यू गाइस रेडी? यस सर, वी आर रेडी। मैंने कहा तो चलो जी, मैं भी रेडी, आप भी रेडी। तो इसी बात पर हो जाए काम शुरू। चलिए दोस्तों, अब हम आपके साथ आज एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, चुलबुला है, नटखट है। इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स आपके साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पर भी रहेगा और क्वेश्चंस ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिस करने ही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें सर इसका मतलब क्या हो गया, या हमें इस चैप्टर में टेक्निकली पढ़ना क्या है, व्हाट ऑल वी नीड टू स्टडी। अगर मैं दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया सबसे पहले? तो सर कैपिटल का मतलब हो गया जो भी हमारे लॉन्ग टर्म फंड के सोर्सेज है, जहां से एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लॉन्ग टर्म पैसा रेस करेंगे, जो हमारा पैसा होगा लॉन्ग टर्म वाला वो सब कैपिटल में लगेगा। तो यानी कि लॉन्ग टर्म फंड रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से जो पैसा रेज करा वो हमारा बेटा क्या बन जाएगा, हमारा सबसे पहले बन गया कैपिटल। अब बारी आती है हमारे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर का मिक्स मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर का मतलब हो गया बनावट। अब बनावट का मतलब यहां पर होगा मिक्स बोल दो, आप उसका कंपोजिशन बोल दो, या आप दोनों में से कुछ भी बोल दो। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में यह समझना है कि हमारी कैपिटल में जो अलग अलग टाइप के फंड्स का हम यूज करेंगे, जैसे कि हमारा डेट हो गया, हमारा इक्विटी हो गया, हमारा प्रेफरेंस हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, भाई इन सब का कॉम्बिनेशन क्या रखना है, या इन सब का मिक्स कितना रखना है, इन सब को कितना कितना अमाउंट में यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा? हमने ये तो सीख लिया। हाँ, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अलग अलग सोर्स की कॉस्ट कितनी, लिवरेज में डेट और प्रेफरेंस शेयर से फायदा मिलता है, नुकसान भी होता है, कितना यूज कर, कैसे यूज करें उसे। अब है एक्चुअली में कितना यूज करें। एज अ ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमें इन दोनों का मिक्स या कंपोजिशन बेटा कैसे बनाना है। तो यानी कि अब यहां पर हम मेनली पूरे टॉपिक में बेटा क्या सीखने वाले हैं, यहां पर जो हमारा मेन एस्पेक्ट है या हमारा फोकस होगा वो ये होगा, व्हाट शुड बी द हमारी कंपनी के लिए व्हाट शुड बी द बेस्ट या फिर ऑप्टिमम मिक्स ऑफ कैपिटल। भाई आपका ऑप्टिमम या बेस्ट कॉम्बिनेशन बेटा क्या होना चाहिए, आपका ऑप्टिमम या बेस्ट कॉम्बिनेशन बेटा क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हमने कहा ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। तो एक चैप्टर की थीम हमें समझ में आ गई, भाई हमें इसमें पढ़ना है जो अलग अलग कंपोनेंट्स है बेटा कैपिटल के, उन्हें हमें कैसे मर्ज करना है या कैसे यूज करना है। राइट, अब दोस्तों बारी आती है इस चैप्टर की। तो अगर मैं बच्चा इस चैप्टर को आपके साथ समझाऊं तो मैं इस चैप्टर को बेटा दो पार्ट्स में बाइफरकेट करता हूं। ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो मैंने इस चैप्टर के बेटा दो पार्ट्स बनाए हुए हैं। मैंने क्या बनाए हैं, आपके कोर्स में ही है बेटा, मैंने तो कुछ बनाई नहीं है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अवर कोर्स। एक तरफ हम बोलते हैं बेटा इसका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो एक पार्ट हमारे चैप्टर का है बेटा जिसमें ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस होगा, और दूसरा पार्ट आएगा जहां पर हम आपके साथ करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में बात। तो अलग अलग प्रकार की कई सारी हमारे कोर्स में बेटा थ्योरीज होंगी जो हमें यूज करनी है। तो एक हो गया ईबीआईटी ईपीएस और एक हो गया बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ये पूरा चैप्टर बेटा दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को आपके साथ डिटेल में बेटा समझना है और अपनी चीजों को आगे लेकर चलना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब हम इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या बेसिक पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बातें
जो हमारे इस चैप्टर के अंदर बार बार अगेन एंड अगेन कई कई जगहों पर यूज होगी, तो हमें पहले उनके बारे में पता तो होना चाहिए। हाँ सर, हमें कैसे कैसे निकालना है, क्या क्या करना है। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ सबसे पहले चलता हूं हमारे पीटीआर पर, दैट इज पॉइंट टू रिमेंबर पर। अगर मैं पॉइंट टू रिमेंबर पर काम करूं तो बेटा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है विद रिगार्ड टू डिविडेंड। देखो दोस्तों, जब भी हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड जो होता है आपका दो प्रकार से कंप्यूट होता है। आज तक आपने ये पढ़ा है कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के बेस पर होता है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कोई गलत नहीं कह रहे, ऐसा नहीं आप कोई गलत बात कह रहे हो या कुछ गलत है, नहीं। आपने जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो वहां पर आपने पढ़ा होगा एक कंपनी है जिसने 20% डिविडेंड बांटा, 10% डिविडेंड बांटा, 15% बांटा एंड सो ऑन। ये जो डिविडेंड आप पढ़ते हो बेटा उसको हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, दैट इज कॉल्ड आपका डिविडेंड रेट। उसको हम बोलते हैं दोस्तों हमारा डिविडेंड का रेट। ये जो डिविडेंड रेट होता है ये हमेशा विद रिगार्ड टू फेस वैल्यू कंप्यूट करा जाता है। जो भी हमारे शेयर की फेस वैल्यू होगी बेटा उसके बेस पर कंप्यूट होता है। तो यानी कि ये जो डिविडेंड रेट होता है ये कैसे निकलेगा, दिस इज कंप्यूटेड, ये बेटा कैलकुलेट करा जाता है ऑन बेसिस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो जो भी हमारा एक सिक्योरिटी है उसकी फेस वैल्यू के बेस पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड रेट। तभी बेटा हमने आपके साथ पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह में भी पढ़ा कि अगर डिविडेंड का परसेंटेज गिवन है तो बाय डिफॉल्ट वो किस पर लगेगा, फेस वैल्यू पर, क्योंकि वो क्या होता है, डिविडेंड रेट होता है। तो यानी कि अगर मुझे किसी कंपनी का डिविडेंड रेट निकालना है तो हम कहेंगे भाई एक शेयर का डिविडेंड ले लो, यानी कि डिविडेंड पर शेयर, और उस शेयर की फेस वैल्यू ले लो और आप परसेंटेज बना लो। सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट योर डिविडेंड का रेट। हमने कहा ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है फिर सर, बेटा एक हो गया आपको फेस वैल्यू के बेस पर कंपनी ने कितना पे करा, राइट। बट देखो जरा सोचो, मैं हूं इन्वेस्टर, मैंने आज रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज कर लिया। अब रिलायंस कंपनी का जो शेयर खरीदा उसके बदले मैंने आज तो मार्केट प्राइस पे करा या मार्केट वैल्यू पे करी है। टुडे आई हैव पेड मार्केट वैल्यू फॉर दैट रिलायंस। मैंने कहा राइट सर। अब जब आपने मार्केट वैल्यू पे करी है तो टेक्निकली एज अ इन्वेस्टर मेरी कॉस्ट क्या बन गई, मार्केट वैल्यू। मेरे लिए तो मान लो मैंने 2500 रुपए का शेयर खरीदा तो मेरे लिए कॉस्ट तो 2500 है। अब अगर मैं डिविडेंड को कंपेयर करूं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, एक तो हो गया जो कंपनी दे रही है फेस वैल्यू, बट भाई मेरा पैसा बेटा किस चीज में लग रहा है, मेरा पैसा तो बेटा मार्केट वैल्यू में लग रहा है। मेरा पैसा तो मार्केट वैल्यू की टर्म्स में लगा। सिंस मेरा पैसा बेटा मार्केट वैल्यू में लगा तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं इसको बोलूंगा डिविडेंड यील्ड या फिर रिटर्न। ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, डिविडेंड यील्ड बोलते हैं या डिविडेंड रिटर्न। मतलब हमने जो पैसा लगाया उसमें डिविडेंड कितना परसेंट कमाया, हमने जो पैसा लगाया उसमें डिविडेंड बेटा कितना परसेंट हमने कमाया। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन पे फोकस करें तो हम क्या कहेंगे, दिस इज कंप्यूटेड, ये बेटा कंप्यूट करा जाएगा ऑन बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो हमारा जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है उसके बेस पर अगर मैं निकालूं तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये मेरा बन जाएगा डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड रिटर्न। अगर दोस्तों मैं यहां पर इसको कैलकुलेट करूं तो बेटा क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड यील्ड हमारे पास कैसे निकलेगा, हमने एक शेयर का डिविडेंड पे करा और विद रिगार्ड टू मार्केट प्राइस, तो बेटा ये हमारे पास क्या निकल गया, डिविडेंड यील्ड निकल गया हमारा, डिविडेंड का रिटर्न कितना आया। सो आई होप पहले ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में डिफरेंस समझ में आया। तो जब आप डिविडेंड को विद रिगार्ड टू फेस वैल्यू निकालोगे सो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड रेट, बट जब मैं उसे विद रिगार्ड टू मार्केट की निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा, डिविडेंड यील्ड या रिटर्न। अब अगर मैं सोचूं
कंपनी ने डिविडेंड फेस वैल्यू के हिसाब से दिया, हो सकता है वो बहुत अच्छा एक परसेंटेज हो, बट हमें तो बेटा हमने पैसा किस टर्म्स में लगाया, मार्केट वैल्यू। तो अपनी इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड का जो रिटर्न हम देखेंगे वो बेटा हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड यील्ड। तो पहला पॉइंट अब आप सबको ये वाला क्लियर होना चाहिए बेटा, ये हमने कैसे कैसे कैलकुलेट करा, राइट। चलो पहला पॉइंट डन हो गया सर। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब जो दूसरा पॉइंट है ये वैसे तो हम पहले भी आपके साथ कर चुके हैं, बट वापस से याद दिलाएंगे बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में ये ज्यादा यूज होगा। हमारे पास बच्चा एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको पहले भी बताया था लिवरेज चैप्टर में, जिसका नाम है प्राइस अर्निंग रेशो। वहां पर मैंने बोला था आगे जाके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज वो डिटेल आ गई है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं डिटेल में, फिर हम इसका इंटरप्रिटेशन एनालिसिस पे बात करेंगे। नाउ व्हाट इज पीई रेशो? जैसा नाम है वैसा ही इसका मतलब है। मतलब ये क्या बताता है भाई, मेरा मार्केट प्राइस और अर्निंग के बीच में क्या रिश्ता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द ईपीएस। भाई इन दोनों के बीच में, ये एमपीएस और ईपीएस के बीच में बेटा क्या रिश्ता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू। अगर मैं दोस्तों इनके रिलेशन की बात करूं तो ये हमें बताता है कंपनी जो अर्निंग कमाती है उसके बदले मार्केट प्राइस कितने टाइम्स है, उसके बदले कितने गुना मार्केट इज रेडी टू पे फॉर द कंपनी। कंपनी जो अर्निंग करती है एक शेयर की, उसके बदले कितने टाइम्स हमारा मार्केट में प्राइस अवेलेबल है। अब इसका यूज क्या होता है, तो बेटा ये हम प्रैक्टिकली पास्ट डेटा के बेस पर निकालते हैं कि पास्ट में अच्छा हमारी कंपनी का प्राइस इतना था और ये हमारा ईपीएस है, तो पास्ट ट्रेंड से निकाल लिया। अब इसका करेंगे क्या, तो बेटा इसका हम यूजेज की अगर बात करें तो बेटा इससे हम फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर कंपनी जब फ्यूचर में काम करेगी तो अपना फ्यूचर का ईपीएस बेटा निकालेगी। कंपनी कहेगी आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं इतना पैसा कमाएंगे, आने वाले समय में दिस इज द अमाउंट विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू जनरेट। हम फ्यूचर का ईपीएस बेटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे इसकी वजह से मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा। तो मैं अब इसे पीई रेशो से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखो ये ईपीएस इधर चला गया तो ईपीएस और पीई रेशो मल्टीप्लाई हो गए। अब ये पीई रेशो बेटा कहां से आया, ये आएगा बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, ये हमारे पास्ट डेटा के बेसिस पर आएगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, हमारे पास फ्यूचर का एमपीएस आ गया, ये हमारे पास फ्यूचर का मार्केट प्राइस आ गया। मैंने कहा बात तो ठीक है। अब ये फ्यूचर का मार्केट प्राइस क्या होता है बेटा, इसको हम बोलें तो वी वुड से इट इज थ्योरेटिकल प्राइस। ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल प्राइस आएगा। थ्योरेटिकल वर्ड क्यों आया, क्योंकि दोस्तों हम इसको अंदाजे से निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स। देखो एक्चुअल प्राइस हमेशा कैसे पता चलेगा, एक्चुअल प्राइस सर हमेशा हमारी डिमांड और सप्लाई से निकलेगा। तो यहां से हम सिर्फ अपना एक थ्योरेटिकल प्राइस लेवल निकाल सकते हैं कि भाई अंदाजे से हमारे हिसाब से हमारा प्राइस लेवल इतनी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए या इसके आसपास होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट बेटा आपके साथ अब रेडी हो गया। तो अब आपको पीई रेशो का मतलब, उसका यूजेज और एनालिसिस बेटा क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या आता है, थर्ड हमारे पास आता है बेटा जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज कॉल्ड केई। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूं तो हमने आपके साथ एक अर्निंग मॉडल पढ़ा था, जहां पर हमने कहा था भाई अर्निंग और प्राइस का कॉम्बिनेशन। सो वी हैव अर्निंग और प्राइस का कॉम्बिनेशन। हमने कहा ठीक है बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं प्राइस इज एमपीएस, राइट। मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन एमपीएस बाई ईपीएस, राइट। तो बेटा ये क्या बन गया, 1 अपॉन पीई रेशो बन गया। तो यहां से मुझे समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और पीई रेशो इनवर्स रिलेशन में है। तो यहां से हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1 अपॉन पीई रेशो।
या मैं वाइसे वर्सा बोलूं तो आई वुड से पीई रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, दोनों ही तरीके बेटा वैलिड है। तो अब आपको पहले ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बेटा क्लियर होने चाहिए कि भाई जब हम डिविडेंड का एनालिसिस करते हैं तो दो तरीके, डिविडेंड रेट बात करेंगे तो फेस वैल्यू, यील्ड की टर्म्स में बात करें तो मार्केट वैल्यू। दूसरा पीई रेशो क्या होता है, इट इज एमपीएस बाय एपीएस। यूजेज क्या होगा, हम पास्ट पीई रेशो के बेस पर फ्यूचर का डेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर का मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तीसरा हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी और पी रेशो इनवर्स रिलेशन में है, तो एक पता होगा तो दूसरा निकल सकता है, पी रेशो से कहीं जो मर्जी निकाल लो बेटा, दोनों में से जैसा भी है डेटा अवेलेबल होगा। तो पहले आपको ये तीन बेसिक एस्पेक्ट या तीन बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि हाउ वी हैव डन द थिंग्स, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप व्हाट नेक्स्ट सर, मैंने कहा सुनो अब नेक्स्ट। अब दोस्तों हम ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं बिजनेस के बारे में। लेट्स एनालाइज अ पर्टिकुलर बिजनेस, किसी एक बिजनेस के बारे में पूरा सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपके सामने कोई भी एक बिजनेस की बात करता हूं। लेट्स सपोज ये कोई एक बिजनेस है, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस है, हूसोएवर कोई भी कंपनी है। अब इस कंपनी में बेटा जनरली पैसा कहां कहां से लगा होगा, तो अगर हम बात करें इस कंपनी में बेटा पैसा आपका जनरली 3 सोर्सेज से लगा हुआ होता है। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं अगर हम बात करें तो भाई इसमें पैसा इक्विटी का भी होगा, इसमें आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल भी होगा, डेट भी होगा, सब होगा। हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली मान लेते हैं अभी हमने तीनों से पैसा लिया हुआ है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ ये बिजनेस का मालिक कौन है, हु आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। भाई अल्टीमेटली ये ओनरशिप किसकी है, तो क्या ये डेट वाले लोग इसके ओनर हैं? नो। क्या प्रेफरेंशियल ओनर्स हैं? हाँ सर कह सकते हो, बट उनका कंप्लीट नहीं है। तो मेन ओनर्स कौन है, तो अल्टीमेटली इट इज द इक्विटी शेयर होल्डर जो ओनर्स हैं। बात तो ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस बिजनेस के जो मालिक है या कोई भी एक बिजनेस का मालिक कौन होता है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर। बात तो ठीक है सर। तो बेटा एज अ बिजनेस एक्यूमेन या एज अ बिजनेस सेंस आपको सारे फैसले किसके पर्सपेक्टिव से लेने पड़ेंगे? सर हमें सारे के सारे फैसले अपने इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने पड़ेंगे। हमें दोस्तों सारे के सारे फैसले अपने इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने पड़ेंगे। बात तो ठीक है सर आपकी। तो दोस्तों अगर हमें सारे फैसले बेटा इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने हैं तो अब इक्विटी शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो क्लास नंबर 1 में पढ़ा था, इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं भाई मुझे तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, चलो पहले इतना लिखते हैं फिर उसके आगे की कहानी समझते हैं। तो भाई हम यहां पर बोलते हैं हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आर द अल्टीमेट ओनर। भाई हमारे बिजनेस के यही हमारे अल्टीमेट ओनर हैं। तो इसका मतलब जितने डिसीजंस हैं, ऑल डिसीजंस जितने भी हैं शुड बी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। भाई सारे के सारे फैसले इनके पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। अब इनका ऑब्जेक्टिव होता क्या है, तो अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स की बच्चा अगर हम बात करें तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता था? तो सर इनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैंने कहा राइट। अब दोस्तों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होता था अगर आपको याद हो, तो सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर भी हमारे 2 पार्ट होते थे जो मैंने आपको सिखाया था। पहला पार्ट बेटा हमारे पास होता था जिसको हम कहते हैं आपका डिविडेंड का रेट, और दूसरा होता था बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन। भाई हम 2 चीजों पे फोकस करते थे, एक तो हमारा डिविडेंड और दूसरा बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट। ये दोनों आते थे बेटा वेल्थ की फॉर्म में। अब जरा मुझे सोचकर बताइए बेटा, अभी अभी हमने देखा डिविडेंड जो होता है 2 तरीके से कंप्यूट होता है। एक आपका होता है डिविडेंड रेट जो फेस वैल्यू पर, दूसरा डिविडेंड जो मार्केट वैल्यू पर होता है। अगर मैं शेयर मार्केट की किसी भी कंपनी का, कोई भी एक बड़ी कंपनी का डेटा उठा के देख लूं तो बेटा मार्केट वैल्यू की टर्म्स में यानी कि डिविडेंड यील्ड
जो उन कंपनी का होगा वो जनरली 1%, 2%, 3%, बहुत ज्यादा होगा तो 5%। मतलब ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कुछ ही कंपनीज है जिनका 5 या उससे ज्यादा होगा, वरना 90% ऑफ द कंपनीज का जो डिविडेंड यील्ड होगा वो जनरली 2% से कम होगा जनरली। मतलब अगर मार्केट वैल्यू की टर्म्स में बात करें तो जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है वो बहुत एक नॉमिनल सा छोटू सा अमाउंट है, छोटू सा अमाउंट है। अब बताओ क्या उस छोटू से अमाउंट के पीछे भागे? तो आंसर इज नो। यानी कि मेजर चंक कहां पर है? तो बेटा मेजर चंक हमारा सारा का सारा कहां पर है? कैपिटल एप्रिसिएशन। मेजर चंक हमारा सारा का सारा कहां पर है बेटा? कैपिटल एप्रिसिएशन। दिस इज द मेजर चंक। ये है बेटा सारा का सारा मेजर चंक जो आपके पास है। तो भाई ये मेजर चंक के ऊपर मुझे फोकस करना है, ये मेजर चंक के ऊपर मुझे फोकस करना है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो डिविडेंड का क्या होगा बेटा? हम यहां बोलेंगे आप डिविडेंड को करके चलिए इग्नोर, आप डिविडेंड को करके चलिए इग्नोर। क्यों इग्नोर करें? बिकॉज इट इज वेरी लेस। ये क्या है बेटा? ये बहुत कम होता है एज कंपेयर्ड टू कैपिटल एप्रिसिएशन, एज कंपेयर्ड टू कैपिटल गेन। बेटा ये नंबर बहुत थोड़ा होता है, तो कोई भी कंपनी बेटा इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेगी। या मैं एज अ इन्वेस्टर बात करूं तो मेरे को तो इस पे फोकस नहीं करना। एज अ इन्वेस्टर मैं कौन से घोड़े में पैसा लगाऊंगा भैया? जो शेयर भागने वाला है, जो शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। कभी भी आप किसी स्टॉक मार्केट के बंदे से बात करो, इन्वेस्टर से, वो क्या कहेगा? भाई जिसका शेयर का प्राइस भागने वाला है ना उसको खरीदो। क्यों? उसी से मेरे को फायदा मिलेगा। कोई ज्यादा डिविडेंड की बात ही नहीं करता। डिविडेंड तो ओवर एंड अबव मिल ही जाएगा। मेन हर कोई किसकी बात करता है? कैपिटल की। तो भाई कैपिटल एप्रिसिएशन, इसका मतलब ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बन गया बेटा, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बन गया। अब बताइए बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा कैसे? हाउ द कैपिटल एप्रिसिएशन विल वर्क? कैपिटल एप्रिशिएट कैसे होगी? तो भाई कैपिटल एप्रिशिएट होगी जब आपका मार्केट प्राइस एप्रिशिएट होगा। जब आपका शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा आपकी कंपनी के शेयर का, तो आपकी तो इन्वेस्टर की बेटा वेल्थ बढ़ती जाएगी। यानी कि यहां पर मेन मुद्दा क्या आ गया? एमपीएस को मैक्सिमाइज करना। यानी कि दोस्तों हमारे पास जो मेन पॉइंट आ गया वो क्या आ गया? हमारा एमपीएस का मैक्सिमाइजेशन। तो अब अगर मैं आपके साथ इस चैप्टर को अपने दिमाग में समराइज करूं तो भाई इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस है इक्विटी के ऊपर। और इक्विटी वाले क्या कह रहे हैं? भाई मुझे तो मेरा एमपीएस मैक्सिमाइज कर दो। क्योंकि जब एमपीएस मैक्सिमाइज होगा तो इक्विटी की वेल्थ बेटा क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा लेवल पर इक्विटी की वेल्थ आएगी। तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या बच गया? कि भाई हमारा एमपीएस क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। दैट शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। मैंने कहा ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है कि हमें तो अपना एमपीएस मैक्सिमाइज करना है। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं एमपीएस निकाला कैसे जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट हाउ वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज द एमपीएस। अब उसके लिए हमारे पास हमें बनाना पड़ेगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ एमपीएस। हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा मार्केट प्राइस बेटा कैसे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो एक कॉलम आ गया हमारा पर्टिकुलर्स का। अब सबसे पहले बेटा हमारे पास हम कर रहे हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमें एग्जामिनर पहले से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता देगा। एग्जामिनर क्या करेगा भाई? देखो आपके पास ना मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जामिनर कहेगा मेरे पास है एक प्लान ए, इसमें मैं इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन को इवैल्यूएट कर रहा हूं। फिर एग्जामिनर कहेगा मेरे पास है प्लान बी, मैं इसमें इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डेट तीनों को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मेरे पास प्लान सी भी है जिसमें मैं सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को इवैल्यूएट कर रहा हूं। भाई देखो किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन रेफरेंसेस कि कुछ भी बन सकते हैं, बट मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं बेटा, कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कहां पर क्या चीज चल रही है, राइट?
चलो ये बात समझ में आती है। अब दोस्तों मेरा अगला सवाल आपसे है। अब अगला सवाल क्या है, प्लीज जरा सुनिएगा। मैं यहां पर अब आपके साथ उससे रिलेटेड बेटा जितने पॉइंट्स टू रिमेंबर है वो भी बनाता चलूंगा। मेरा सबसे पहला सवाल अब आपके सामने आता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आपने ना पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया या आपने पीडब्ल्यू से बेटा क्लासेस लिया, बैच परचेज करा, राइट बेटा? आपने जब पीडब्ल्यू से बैच परचेज करा तो क्या आपने किसी से पूछा कि यार ये बताओ पीडब्ल्यू ने पैसा कहां से रेज करा है, कितना इक्विटी है, कितना डेट है, कितना प्रेफरेंस है, या क्या है इसका कैपिटल स्ट्रक्चर? क्या आपने एक बार भी पूछा? आंसर इज नो सर, हमने नहीं पूछा। इनफैक्ट अगर मैं इसको बोलूं बेटा कोई भी नहीं पूछता, आप क्या कोई भी नहीं पूछता, नो वन आस्क अबाउट इट। आप मार्केट में पूरा दिन इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, आटा लेते हैं, वॉट एवर यू कंज्यूम, रजिस्टर्स, पेन, सब कुछ एंड सो ऑन। क्या आप हर कंपनी से ये पूछते हैं अरे भाई पहले बताइयो यार तेरी इक्विटी कितने की है, अरे यार तेरा डेट कितने का है, नहीं तू पहले बता प्रेफरेंस कितने का है? नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं होता? तो बेटा ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज एज अ कंज्यूमर आई एम कंसर्न्ड ओनली विद माई प्रोडक्ट और सर्विस जो मेरे को मिल रहा है। मेरे को मतलब नहीं है कि कंपनी ने पैसा कहां से लाया, कंपनी डूब रही है, चल रही है, क्या हो रहा है। मुझे क्या मतलब है, मेरे पास जो प्रोडक्ट या सर्विस आ रहा है बेटा वो कैसा आ रहा है, उसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे काम कर रहा है। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है। तो बेटा यही है हमारा सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जो कहता है कि देखो भाई सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, भाई ये जो तीन चीजें हैं ना ये बिजनेस की वेरी करेंगी। ये तीन चीजें हमारे कैपिटल के मिक्स पर डिपेंड नहीं करती कि हमारी कंपनी ने कितनी सेल्स करी, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसका पैसा इक्विटी से आया, डेट से आया, कहीं से भी आया। तो कहने का मतलब है हम इसको बोलते हैं बेटा इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड है। ये फाइनेंशियल मिक्स की बात हो रही है, फाइनेंशियल रिस्क की बात हो रही है। तो जो ऑपरेटिंग वाला पार्ट है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। ऑपरेटिंग बेटा डिपेंड करेगा आपकी कंपनी के प्रोडक्ट, आपकी कंपनी की सर्विस एंड सो ऑन चीजों पे। तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हम यहां पर बोलते हैं सबसे पहले EBIT जो होता है वो क्या होता है, EBIT इज इंडिपेंडेंट। भाई EBIT हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज से? EBIT इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, हमारी कैपिटल में कहीं से भी सोर्स हो रखा हो, चाहे इक्विटी है, डेट है, कुछ भी है, तो बेटा उसका हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से लिंक नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किससे लिंक नहीं है? मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से लिंक नहीं है। आपने पैसा कहीं से भी लाए, वो बिजनेस में लगाया, जब लगाया तो बिजनेसमैन भाई इन्वेस्टमेंट वाला ये थोड़ी पूछा पैसा कहां से आया, नहीं, आपने बिजनेस में लगाया, उससे रेवेन्यू जनरेट करा। तो EBIT इंडिपेंडेंट होता है मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से। यानी कि पैसा कहीं से भी आए, पैसा कहीं से भी आए, कैसा भी आए, चाहे वो इक्विटी डेट से आए, चाहे वो इससे आए, चाहे वो इससे आए, बेटा तीनों ऑप्शन में सेम रहेगा, तीनों ऑप्शन में सेम रहेगा। पहला पॉइंट। अभी रुको, आधी बात हुई है, अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं बेटा। सर ये मिक्स से फर्क है, मिक्स से इंडिपेंडेंट है। बट मान लो एक कंपनी है जिसने अभी बिजनेस में 50 लाख की कैपिटल लगाकर डाला हुआ था, अब कंपनी कह रही है मैंने 10 लाख रुपए और लगा देती हूं। तो बेटा एक बात बताओ, 50 लाख पर जो EBIT कमा रहे थे, अब कैपिटल बढ़ के बेटा 60 हो गई, 50 पहले था, 10 और आ गए तो 60 लाख हो गई। अब जब 60 लाख की कैपिटल होगी तो बताओ जरा मुझे, उस 60 लाख पर EBIT सेम रहेगा या ज्यादा हो जाएगा? 60 लाख पर EBIT सेम रहेगा या ज्यादा हो जाएगा? तो ऑब्वियसली सर जो एक्स्ट्रा 10 लाख लगाया उस पर भी तो एक्स्ट्रा ROI कमाओगे, चाहे वो डेट से आए, इक्विटी से आए, प्रेफरेंस से, कहीं से भी आए। बिजनेस में लगा तो उस पर रिटर्न तो जनरेट होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है उस पर रिटर्न नहीं जनरेट होगा। तो दैट बिकम्स द सेकंड पॉइंट।
हमने पहले पॉइंट में बोला ईबीआईटी मिक्स से इंडिपेंडेंट है, कॉम्बिनेशन जो मर्जी बना लो, बट भाई अमाउंट पर ये डिपेंडेंट है। अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल कम या ज्यादा होगा तो ईबीआईटी भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ईबीआईटी भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो भाई सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं ईबीआईटी इज डिपेंडेंट। ये क्या है बेटा? डिपेंडेंट है किस पर? ईबीआईटी इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अमाउंट पर डिपेंड करता है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड पर, अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा बेटा बिजनेस में लगाया हुआ है। दैट इज, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, दैट इज ईबीआईटी विल चेंज। भाई इसमें क्या होगा? बदलाव आएगा। इफ, कब? इफ देयर इज चेंज इन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट में बदलाव आया तो भाई आपका ईबीआईटी भी बदलेगा, फॉर श्योर बदलेगा, बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अब सर ये कितने से बदलेगा? तो बेटा देखो, पहला चॉइस तो ये है कि एग्जामिनर मुझे बता दे कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कितना कमाएगा। अगर एग्जामिनर साइलेंट हो जाता है तो हम क्या करेंगे? तो फिर उस केस में हमारी एजम्पशन काम करेगी, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। भाई अगर एग्जामिनर ने हमें कुछ डेटा दिया हुआ है तो हम वो मान के चलेंगे, अगर नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इट इज एज्यूम्ड। हम एज्यूम करेंगे दैट रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई जो हमने पैसा बिजनेस में लगाया उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है विल रिमेन सेम। ये बिल्कुल बेटा क्या रहने वाला है? ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसका मतलब सर, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि हमारा न्यू ईबीआईटी सेम रेट पर कमाएगा जो अभी हमारा पैसा कमाता है। तो अब हम पहले एग्जिस्टिंग आरओआई निकालेंगे। वो कैसे? तो हमारे पास हो जाएगी बेटा सबसे पहले एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा बेटा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, आप जो मर्जी बोल दीजिए, क्योंकि हम बार बार वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं तो मैं भी लिख देता हूं। तो ये टेक्निकली बेटा हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास बन गया हमारा एग्जिस्टिंग आरओआई। ये बन गया दोस्तों हमारा एग्जिस्टिंग आरओआई। ये अभी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब हम कह रहे हैं सेम रेट से कमाएंगे, तो मतलब ये अब हमारा जो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे मल्टीप्लाई कर दे। पहले 50 लाख पर इतना कमाते थे, ये परसेंटेज हो गया। अब हमारा टोटल कैपिटल कितना हो गया? 60 लाख। तो 60 लाख पर भी सेम परसेंटेज कमाएंगे तो ये हमारी इनकम आ जाएगी। अभी इन सबके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, सो नो नीड टू वरी, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। तो पहले बेटा ये ईबीआईटी से रिलेटेड 3 मेजर पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि एग्जामिनर हमें इनमें कैसे परेशान कर सकता है, एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा। तो ये तीनों पॉइंट्स पहले तो बेटा आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। चलिए चलते हैं बेटा यहां पर। अब ये समझ में आ गया हमने ईबीआईटी से क्यों शुरू करा, तीनों में ईबीआईटी सेम क्यों रहेगा। माइनस कर देंगे दोस्तों अब इसमें से इंटरेस्ट। जब हम बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी 2 प्रकार का हो सकता है कंपनी के पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी लोन चल रहा हो, तो अगर एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसका इंटरेस्ट तो बेटा सब में आएगा जो ऑलरेडी चल रहा है। और अगर हम बात करें न्यू लोन की, तो न्यू लोन बेटा यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर नहीं आया, यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया, तो भाई ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इनको माइनस करके दोस्तों हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर अपन इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स, जो भी रेट पर क्वेश्चन में गिवन होगा, वॉट एवर रेट इज गिवन,
तो बच्चा अपने पास निकल कर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, मैंने कहा राइट। फिर इसमें से दोस्तों माइनस होगा हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा एग्जिस्टिंग, तो ये दोस्तों हमारा एग्जिस्टिंग वाला प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर हम माइनस कर देंगे बेटा हमारा न्यू वाला प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जहां जहां होगा वहां पर। अब जैसे प्लान ए में इक्विटी डेटा सिर्फ नया तो नहीं आएगा, यहां प्रेफरेंस है, यहां प्रेफरेंस है बेटा, यहां आ जाएगा। तो भाई देखो, तो न्यूमेरिकल जब नंबर्स करेंगे जहां जहां होगा वहां लेंगे, जहां नहीं होगा वहां छोड़ देंगे। अब इनको माइनस करके बेटा अपने पास क्या आ जाएगा सर, अपने पास आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, दिस वुड गिव अस EAE। मैंने कहा ठीक है। फिर अपने पास तो निकालना है बेटा EPS सबसे पहले, तो अपन क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये अब हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ध्यान रखना है, जब हम कहते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो इसमें भी दोनों आने चाहिए, मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं और जो न्यू शेयर्स हैं बेटा दोनों के दोनों कंसोलिडेट होंगे, यहां टोटल शेयर्स आएंगे। अब फाइनली डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा एक शेयर का अर्निंग, दैट इज आपके पास बन गया बेटा EPS, ये बन गया EPS। अब मेरे पास आ चुका है बेटा EPS, अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे इस EPS से निकालना होगा MPS, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव तो यही था। अब उसके लिए एग्जामिनर हमें PE रेशो का डेटा दे देगा, तो जहां जहां जो जो PE रेशो है रिस्पेक्टिव वो लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हम हमारा थ्योरेटिकल MPS निकाल पाएंगे। हम बेटा क्या निकाल पाएंगे, हमारा थ्योरेटिकल MPS। अब ये जो थ्योरेटिकल MPS निकल कर आएगा, जहां पर ये सबसे ज्यादा हो जाएगा वो हमारे लिए बेस्ट प्लान हो जाएगा हमारी कंपनी के लिए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। कंपनी को बेटा उस ऑप्शन पर काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा एग्जामिनेशन है, क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन में कई सारे बदलाव आ सकते हैं। जैसे सर पहला बदलाव ये आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर एग्जामिनर PE रेशो देता ही नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, PE रेशो आपको देगा ही नहीं, तो मतलब अगर ये नहीं दिया तो MPS नहीं निकल सकता। अब क्या करें, तो सर सिंपल है, अब हम अपना डिसीजन फिर हाईएस्ट EPS के बेस पर दे देंगे। भाई अब मेरे पास PE रेशो और MPS का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर उस केस में अपना डिसीजन बेटा EPS के बेस पर निकालूंगा, दैट इज द मेन पॉइंट। तो अब यहीं पर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 PTR का। सो यहां पर कहते हैं इन केस इफ MPS कांट बी कंप्यूटेड, भाई अगर हम अपना MPS बेटा नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे, देन डिसाइड, आप या ऐसे लिखते हैं बेटा, देन डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन EPS। तो उस केस में आप अपना डिसीजन बेटा किस पर बेस कर लोगे, उस केस में आप अपना डिसीजन बेटा बेस करोगे अपने EPS पर। सो दैट इज द मेन पॉइंट जो यहां पर एक और निकल कर आता है कि अगर MPS निकल सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं निकल सकता तो EPS के बेस पर निकाल लो। मैंने कहा डन। अगला पॉइंट, अब दोस्तों एक और जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है हमारे दोस्तों को, वो किस में आती है बताता हूं। अगली पॉइंट जो बच्चों को अटकता है वो निकलता है बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने में। तो कई बार मैंने देखा है जो नॉर्मल स्टूडेंट बेटा इस पॉइंट में कई बार अटक जाते हैं कि सर ये कैसे निकला, हाउ वी कंप्यूट दिस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मैंने कहा देखो बेटा, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो ये बेटा दो तरीकों से निकल सकते हैं, या इनके बेटा दो ऑप्शंस हैं। पहला, सबसे पहला होता है कि ये वो हैं जो ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं, ये वो हैं जो ऑलरेडी इशूड हैं हमारे पास, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं ये हमारी बैलेंस शीट से आते हैं, या मैंने क्या बोला बेटा, ये हमारी बैलेंस शीट से निकले।
ये ऑलरेडी इशूड है, पास्ट में इशूड है या बैलेंस शीट से निकले, तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बेटा कैसे निकलेंगे? तो भाई क्योंकि ये ऑलरेडी इशूड है या बैलेंस शीट पर है, तो बेटा बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी वैल्यू पर आती है? फेस वैल्यू पर। तो हम कहेंगे भाई जो आपका अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल का वो लो और आप इन्हें फेस वैल्यू से डिवाइड करो। आप इन्हें फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा, अगर आपके पास न्यू शेयर्स टू बी इशूड हैं, आपको बेटा क्या करनी है? नए शेयर्स का इशू करना है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो इस केस में हम कहते हैं भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे? तो अब अपना वही रूल लगाएंगे। वही रूल कौन सा सर? अरे मैंने कहा वही बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। आपको बच्चा पैसा कितना चाहिए पहले वो देख लो। एक मिनट को बेटा मैं इसको सही कर लूं। हाँ चलो, आपके पास बेटा पैसा कितना? आपको पैसा चाहिए ये वाला अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा नेट प्रोसीड्स। तो भाई सबसे पहले एनपी, ना मिले तो मार्केट वैल्यू या इशू प्राइस आपको पता है, और ना मिले तो बेटा क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। सिंपल। तो सबसे पहले नेट प्रोसीड्स लेंगे, ना मिले तो मार्केट वैल्यू, और ये भी ना मिले तो हम फेस वैल्यू की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अब आपको पहले तो सारे के सारे बेटा बेसिक पॉइंट्स यहां तक के क्लियर होने चाहिए कि हाउ वी हैव कंप्यूटेड ऑल दीज बेसिक पॉइंट्स। हमने बेटा सारी की सारी चीजें यहां तक कैसे कैसे आपके साथ स्टडी करी है, राइट? यहां तक का मैटर अब मेरे हिसाब से पूरा का पूरा बेटा क्या होना चाहिए? एकदम डैम क्लियर होना चाहिए, राइट? चलो यहां तक का मैटर सॉल्व हो गया, पक्का बेस क्लियर हो गया। तो सर बेस और क्लियर करने के लिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां तक मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दी, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनवा दी। अब बारी है बेटा हमारे क्वेश्चंस वाले पार्ट की। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर वी स्टार्ट। देखिए बेटा पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए बच्चा क्वेश्चन क्या कहता है। कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, फेस वैल्यू 100। अब देखिए ये सबसे पहले ऑलरेडी इशूड कैपिटल हो गई जो अभी कंपनी की है। टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोग्राम, कंपनी विशेस टू रेज 3 लाख and is having following 4 alternative sources to raise the funds। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कंपनी को 3 लाख रुपए चाहिए, 4 ऑप्शन उसके सामने है। प्लान ए फुल मनी फ्रॉम इक्विटी, प्लान बी 1 लाख फ्रॉम इक्विटी, 2 लाख फ्रॉम बोरोइंग एट द रेट ऑफ 10%। तो लोन और इक्विटी मिक्स कर दिया। प्लान सी फुल मनी बोरोइंग एट 10%, प्लान डी 1 लाख इक्विटी, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर एट 8%। तो भाई ये आपको 4 कॉम्बिनेशंस बता दिए। कंपनी इज हैविंग प्रेजेंट ईबीआईटी ऑफ 1.5 लाख। बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेजेंट ईबीआईटी का मतलब है ये हमारा अभी का ईबीआईटी है, एट प्रेजेंट जो हमारे पास है। टैक्सेस बेटा 50% है। सजेस्ट अ प्लान ऑफ द अबव 4 प्लान्स टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स। आपको बताना है बेटा इन प्लान्स को रेज करने के लिए, इन प्लान्स के लिए आपको बेटा कितना क्या क्या करना पड़ेगा, और टैक्सेस का रेट आपको दे ही रखा है बेटा 50%। हमने कहा डन। अब देखो दोस्तों सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चंस के अंदर होता है कि हमें पहले तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए ईबीआईटी चाहिए। अब यहां पर एग्जामिनर ने यह बता दिया अभी 1.5 लाख है, 3 लाख और लगा रहे हैं, तो यह नहीं बताया ये 3 लाख कौन से रेट पर कमाएगा। नॉट प्रोवाइडेड। तो जब नहीं बताया तो बेटा क्या करें? तो अब कैलकुलेट करते हैं। कैसे सर? मैंने कहा देखिए अगर मैं बात करूं तो हमारा प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितना है, तो आपके पास अभी 5 लाख रुपए लगे हुए हैं। क्वेश्चन ने बताया 5 लाख का इक्विटी रेज है। अब हम न्यू कैपिटल और कितना लेकर आना चाहते हैं? न्यू कैपिटल बेटा लाना चाहते हैं 3 लाख रुपए। तो भाई इसका मतलब हमारे पास
5 लाख पहले था, 3 लाख और जुड़ गया, तो अब 8 लाख का टोटल कैपिटल हो जाएगा। अब हम इसके बेस पर अगर बात करें तो हम तो यही मानेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, सेम। तो भाई अभी हमारी कंपनी बेटा 1.5 लाख कमाती है 5 लाख लगाकर, हमारी कंपनी 1.5 लाख कमाती है 5 लाख लगाकर, तो 1.5 लाख लगाया और 5 लाख कमाया, ये आपके पास हो गया। अब हमारी कैपिटल बेटा कितनी हो गई है, 8 लाख। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न हो गया। अब ये हमारी नई कैपिटल है, तो ये हमारा न्यू अमाउंट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो अगर हम यहां से करेंगे बेटा, ये आता है 2,40,000 रुपीज। मैंने कहा डन। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मुझे मेरा ईबीआईटी मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हमें यहां पर अगर मैं क्वेश्चन में ऑब्जर्व करूं तो बेटा हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं बताया इनमें से पीई रेशो क्या होने वाला है। किसी भी ऑप्शन में कोई पीई रेशो नहीं गिवन। तो बेटा जब पीई रेशो नहीं गिवन तो हम किसके बेस पर कैलकुलेशन करेंगे, अब हम ईपीएस के बेस पर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ईपीएस के बेस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद बेटा 4 प्लान हमारे पास हैं। सो वी हैव सबसे पहले प्लान ए है, फिर हमारे पास बच्चा प्लान बी है, हमारे पास है बेटा प्लान सी, और एक हमारे पास है प्लान डी। ये 4 प्लान्स हमारे पास हैं। अब इन चारों प्लान्स का बेटा हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वी विल हैव अवर ईबीआईटी। तो अगर मैं ईबीआईटी की बात करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 2,40,000। ये हमारे पास बच्चा सबसे पहले कैलकुलेशंस आ गई। हमने कहा ठीक है। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे दोस्तों हमारा इंटरेस्ट। अब एग्जिस्टिंग में सारा इक्विटी है तो इंटरेस्ट तो सिर्फ नए वाले में आएगा। अब नए वाले में कहां कहां, एग्जिस्टिंग सारा इक्विटी है तो इंटरेस्ट बेटा नए वाले में कहां कहां, पहले वाले में सारा इक्विटी है तो लेना ही नहीं है, दूसरे वाले में एक इक्विटी है 2 लाख लोन है 10% वाला, तो बेटा इसमें तो जीरो। यहां पर कैलकुलेशन आ जाएगा 2 लाख का 10%, इसका मतलब 20,000 का इंटरेस्ट आ गया। प्लान सी में बोला था फुल मनी एट 10%, इसका मतलब दोस्तों कितना हो गया, तो यहां 3 लाख का 10% बोले तो बेटा 30,000 आपके पास इंटरेस्ट आ गया। लास्ट ऑप्शन में आपको बोला एक इक्विटी है 2 प्रेफरेंस शेयर है, तो इसका मतलब यहां भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अब इन सबको आपस में बेटा एडजस्ट कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आता है बच्चा 2,40,000, ये आ गया 2,20,000, ये आ गया दोस्तों 2,10,000 एंड दिस इज 2,40,000। तो ये आपके पास सारे के सारे केसेस आ गए पहले तो। फिर अपन इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों हमारा टैक्स, जो कि कितने रेट पर है, तो हमारे पास जो टैक्स है क्वेश्चन में बताया था बेटा 50% है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो आइए जी टैक्स का रेट ले लेते हैं 50%। सो दिस इज 1,20,000, 1,10,000, दिस इज 1,05,000 और लास्ट आ जाएगा दोस्तों 1,20,000। ये आपके पास दोस्तों सारा का सारा हो गया बच्चा कैलकुलेट। तो आपके पास क्या बचता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,20,000, 1,10,000, फिर 1 लाख बच्चा 5,000 और यहां पर हो जाएगा 1,20,000। ये बेटा सारे के सारे नंबर्स आ गए। अब माइनस करेंगे बच्चा प्रेफरेंस डिविडेंड। अगेन हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल में सारा इक्विटी था तो प्रेफरेंस था ही नहीं, तो अब जहां जहां प्रेफरेंस है वो एडजस्ट करेंगे। तो प्रेफरेंस पहले वाले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। 2 लाख का 8% बेटा चौथे वाले ऑप्शन में प्रेफरेंस है, तो भाई सिर्फ यहां पर आ जाएगा और वो भी 2 लाख का 8% बोले तो बेटा आपके पास आ गया 16,000। मैंने कहा एब्सोल्युटली राइट। लीजिए अब फाइनली हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो सर फाइनली वी विल हैव अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, दिस इज 1,20,000 फॉर इक्विटी, 1,10,000, 1,05,000 एंड दिस इज 1,04,000। ये आपके पास बेटा सारा का सारा मैटर।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बेटा ईपीएस निकालना है क्योंकि एमपीएस का डेटा तो है ही नहीं। अब उसके लिए चाहिए अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें गड़बड़ होती है, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखिए दोस्तों, 5 लाख तो 100 रुपए वाले ये तो ऑलरेडी इशूड है, तो फेस वैल्यू वाले। अब ये 3 लाख नए इशू करने हैं। अब नए इशू करने के लिए सबसे पहले चाहिए नेट प्रोसीड्स, ना सर नहीं बताया। मार्केट वैल्यू, सर वो भी नहीं बताया। तो फिर तीसरा ऑप्शन वापस से क्या ले लेंगे, फेस वैल्यू। अब देखिए पहले वाले में फुल मनी फ्रॉम इक्विटी, तो अगर मैं यहां पर देखूं 5 लाख 100 पर है, 3 लाख भी 100 पर, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 5 लाख 100 पर है, प्लान बी में इक्विटी बेटा सिर्फ 1 लाख है, तो 1 लाख बाय 100 हो गया, ये इसका आ गया। प्लान सी में एग्जिस्टिंग तो एज इट इज रहेगा। प्लान सी में सारा मनी बोरोइंग से है, तो मतलब इक्विटी बेटा नया वाला 0। प्लान डी में 1 लाख इक्विटी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 लाख बाय 100, 1 लाख बाय 100। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो बेटा दिस इज 8,000, 6,000, दिस इज 5,000 एंड दिस इज 6,000। तो ये आपके पास दोस्तों सारे के सारे अमाउंट्स आ गए। अब मैं इन दोनों को कर दूंगा डिवाइड और अपने पास आ जाएंगे दोस्तों ईपीएस। तो भाई 120 डिवाइडेड बाय 8,000, दिस इज 15। देन 1,10,000 डिवाइडेड बाय 6,000, दिस इज 18.33। देन 1,05,000 बाय 5,000, दिस इज 21। 1,04,000 और 6,000, दिस इज 17.33। तो ये आपके पास बेटा सारे के सारे नंबर्स यहां रेडी हो गए। अब अगर मैं इन सब में से एक देखूं तो मेरे पास अभी प्लान सी का ईपीएस सबसे ज्यादा है, दिस इज गिविंग अस द हाईएस्ट ईपीएस, राइट। तो बेटा यही मेरा क्या बन जाएगा, रिकमेंडेड ऑप्शन बन जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, प्लान सी इज रिकमेंडेड। हम इसको बेटा रिकमेंड कर देंगे एज इट हैज हाईएस्ट ईपीएस, क्योंकि बेटा इसका ईपीएस क्या है, सबसे ज्यादा। तो अब हमने अपना रीजन भी दे दिया भाई, मैं इसको क्यों करना चाह रहा हूं और इसके पीछे का फंडा क्या है। तो अब आपको पहले बेटा एक क्वेश्चन के थ्रू ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर होना चाहिए। जितनी बातें या जितने पीटीआर मैंने पढ़ाए थे अब काफी हद तक वो क्लियर होनी चाहिए। 1-2 बातें भी और आगे क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए बेटा, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, आइए। इट सेज कंपनी रिक्वायर्स 25 लाख फॉर अ न्यू प्लांट। तो भाई एक नया प्लांट लगाना है जिसके लिए 25 लाख रुपए चाहिए। प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 5 लाख। तो भाई आपको बता दिया, अब ध्यान से सुनना, 25 लाख रुपए नए प्लांट के लिए चाहिए और प्लांट ये ईबीआईटी जनरेट करेगा। तो इसका मतलब अब एग्जामिनर ने बता दिया आप 25 लाख लगाओगे जिससे 5 लाख मिलेंगे, आप 25 लाख लगाओगे जिससे आपको 5 लाख रुपए जनरेट होंगे। तो अब ईबीआईटी बेटा क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एडिशनल वाले पर। ठीक है, आगे। While deciding about the financial plan, company considers objective of maximizing EPS। तो भाई ये एक और पॉइंट आ गया, हमें सिर्फ ईपीएस तक निकालना है क्योंकि क्वेश्चन क्या रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि भाई हमें तो एमपीएस ईपीएस मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। इट हैज 3 ऑल्टरनेटिव। फर्स्ट, बाय रेजिंग डेट ऑफ 2.5 लाख और 10 लाख और 15 लाख एंड द बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो भाई हर केस में बैलेंस आपका इक्विटी से जाएगा। कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट 150, मार्केट प्राइस दे दिया अब आपको। तो जब आप शेयर्स निकालेंगे तो आपको ये वाले प्राइस लेवल यूज करने पड़ेंगे, बट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस फंड्स बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। प्लीज थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे बेटा,
अगर फंड बोरोइंग 10 लाख से ज्यादा होती है, एक्सेस वर्ड बोला है, इफ इट इज एक्सेस ऑफ 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा होगी तो प्राइस 125 हो जाएगा इक्विटी का। फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2.5 लाख। तो पहले 2.5 लाख बेटा 10% पर है, 15% ओवर 2.5 एंड अप टू 10 लाख, ये इनकम टैक्स के स्लैब की तरह आ गया। 20% ओवर 10 लाख, टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%। एनालाइज विच फॉर्म कंपनी शुड चूज, तो आपको बताना बेटा कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए बेस्ट है। अब देखो एग्जामिनर ने हमें पहले ही बता दिया कि भाई साहब आपको ईपीएस निकालना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, एग्जिस्टिंग कैपिटल था, हमने न्यू लगाया, दोनों का कंबाइन करके निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ नया वाला प्रोजेक्ट बताया, एग्जिस्टिंग का कोई डेटा नहीं गिवन। आपको बोला 25 लाख लगाएंगे और ये कमाएंगे, तो बताओ 25 लाख कहां से लाएं, तो एग्जिस्टिंग का डेटा ही नहीं गिवन। कोई बात नहीं है, हम सिर्फ नए वाले का निकाल लेते हैं। तो अपना तो ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में क्लियर है कि हमें दोस्तों क्या चाहिए, ईपीएस निकालना है। हमारे सामने 3 प्लान्स हैं, 3 प्लान्स में क्या क्या है, एक तो पर्टिकुलर्स, पहले वाले में बोला डेट आप ले लो 2.5 लाख का, फिर 10 लाख का, 15 लाख का। तो यानी कि बेटा एक ऑप्शन ये है कि आप ले लीजिए डेट 2.50 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आपका इक्विटी कितना हो जाएगा, 22.50 लाख, क्योंकि आपको टोटल पैसा चाहिए 25 लाख। दूसरा ऑप्शन एग्जामिनर कह रहा है भाई साहब आप डेट ले लो 10 लाख का, तो इसका मतलब आपके पास इक्विटी आ जाएगा 15 लाख का, हो गया बेटा टोटल 25 लाख। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आप डेट ले लीजिए 15 लाख का, तो आपका इक्विटी बेटा ऑटोमेटिकली बन जाएगा 10 लाख, हो गया अगेन ये टोटल 25 लाख। तो 3 ऑप्शंस हमारे सामने बच्चा रेडी हो गए। मैंने कहा डन सर। आइए अब एक एक करके बेटा सभी ऑप्शंस के ऊपर वर्कआउट करते हैं। अब एग्जामिनर ने ईबीआईटी तो हमें पहले से बता दिया था, वो हमें बेटा पहले से बता दिया है तीनों ऑप्शंस में इट इज 5 लाख रुपीस। तो भाई तीनों ऑप्शंस का ईबीआईटी अपने को अब यहां पर क्लियर है। अब माइनस होगा सबसे पहले इंटरेस्ट। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा। पहले आपको बोला आपने लोन लिया 2.5 लाख का, अब क्वेश्चन ने बोला था 2.5 लाख पर जो इंटरेस्ट है वो 10% का है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा तो 2.5 लाख का 10%, यानी कि दोस्तों ये तो सीधा सीधा आ गया 25,000, काम खत्म, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाया। बट इधर वाले केस में क्या होगा, अब लोन हो गया है 10 लाख का, आपको बोला पहले 2.5 लाख पर इतना, फिर उसके बाद 10 लाख तक 15। तो इसका मतलब बेटा ध्यान से देखना, पहले 2.5 लाख पर 10%, फिर आपको रेस करना है 10, 2.5 बीत चुका है, अगले वाले पर 15, ये आपकी कैलकुलेशन बनेगी। दिस वुड बिकम योर कैलकुलेशन। बच्चा मैं इस पार्ट को ना आगे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो आपके पास एक तो आ गया 2.5 लाख का 10%, हमने कहा ठीक है साहब, फिर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 10 लाख में से 2.5 लाख पर चार्ज हो चुका है, तो आप सीधा 7.5 लाख भी लिख सकते हो। इस पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 15%, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो 7,50,000 पर 15% और फिर उसमें 25,000 और जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास आता है 1,37,500। अब लास्ट वाले में क्या होगा, तो पहले वाले 2.5 लाख पर तो 10% है, ये आपका क्लियर है। फिर उसके बाद बेटा अगले वाले में 10 लाख माइनस 2.5 लाख, इस पर 15% है। बट आपको तो और आगे जाना है, आपको जाना है 15 तक, 10 तक आप चार्ज कर चुके हो। इसका रेट कितना है बेटा, इसका रेट एग्जामिनर ने 20 बोला था, भाई इस पर लगेगा 20%। तो ये अब आपका पूरा आंसर निकलेगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं 5 लाख 20%, 1 लाख, तो ये हो जाएगा बेटा 2,37,500। ये आपके पास सारी के सारी कैलकुलेशंस इंटरेस्ट की यहां पर हो गई। तो अब फाइनली मेरे पास बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ये बचेगा 4,75,000। दिस वुड बिकम, ये बनता है बेटा 3,62,500।
एंड ये लास्ट वाला बच्चा हमारे पास आता है 2,62,500। ये बेटा सारे के सारे नंबर्स अब हमारे पास आ चुके हैं। दीज आर ऑल द नंबर्स विच वी हैव नाउ। तो ईबीटी हमारा हो चुका है सॉर्ट आउट। अब ईबीटी में से हम माइनस कर देंगे हमारा टैक्स, जो कि किस रेट पर है, एग्जामिनर ने बताया भाई ये 50% पर है, तो लीजिए 50% इसका कर लेंगे। जैसे ही बेटा अपना टैक्स यहां से माइनस होगा, अपने पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अगर मैं 50% करूंगा तो ये आता है 2,37,500। बेटा बचेगा भी इतना ही, 237,500। फिर 362,500 का करेंगे तो 181,250, ये बचेगा भी बेटा 181,250। और लास्ट वाले का करेंगे तो 1,31,250, तो ये भी बच गया आपके पास 131,250। मैंने कहा डन। तो लीजिए बेटा ईएटी तक हो गया। अब हमने पहले ही देख लिया बेटा इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर की कोई बात भी नहीं करी गई है, तो भाई यही मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बन गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को लेनी है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब एग्जिस्टिंग शेयर्स के बारे में तो कोई भी डेटा नहीं है, देयर इज नो डेटा अबाउट द एग्जिस्टिंग शेयर्स, वी आर ओनली गिवन कि हमारा नया शेयर। तो यहां पर आपने 22.50 लाख रेस करने हैं। अब सबसे पहले चाहिए नेट प्रोसीड्स, सर वो तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन मार्केट प्राइस, सर वो गिवन है, यहां पर 150 है और एक 125 है जब 10 लाख से ज्यादा। तो यहां तो 10 लाख से कम है तो 150, यहां 10 लाख एग्जैक्ट है तो भी बेटा प्राइस लगेगा 150। 125 लगना था जब वो एक्सेस ऑफ 10 लाख हो, तो भाई यहां एक्सेस हो गया, थर्ड केस में एक्सेस हुआ, तो यहां प्राइस 125। अब हम इनको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास क्या निकल कर आ जाएगा, अपने पास आ गया ईपीएस। बस यही हमें लास्ट में निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले ही बोला था ईपीएस इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो लेट्स डिवाइड दिस। तो बेटा ये तो आता है 10,000, सिंपल सिंपल। तो इसको डिवाइड करके 18.125, ये तो सीधा सीधा हो गया। अब बाकी मैं कर देता हूं, ये आता है दोस्तों 8,000 और इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आता है 16.406। इधर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आते हैं बेटा 15,000 और ये आता है 15.833। ये आपके पास बेटा नंबर आ गए। तो ये आपके पास बेटा वैल्यूज निकल कर आ गई सारी। अब इनमें से देखें तो सबसे हाईएस्ट ऑब्वियसली हमारा प्लान सेकंड वाला आ रहा है, जहां डेट 10 लाख है, इक्विटी 15 लाख है, ये 18.125 आ रहा है, तो बेटा यही रिकमेंड कर देंगे। तो यानी कि अब हम फाइनल अगर कंक्लूजन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिकमेंड टू रेज डेट ऑफ ₹10 lakh and equity of ₹15 lakh as this option has maximum EPS। क्योंकि बच्चों इसका EPS सबसे ज्यादा है, तो हम इस ऑप्शन को आपके लिए क्या कर देंगे बेटा, रिकमेंड कर देंगे। भैया इस ऑप्शन को यूज कर लो, अपना पैसा लगा लो, दैट्स ऑल। तो आपके लिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मीट आउट हो गया। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात भी समझ में आ गई। परफेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए एक और बेसिक क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर एकदम एकदम टिक टिक हो जाए, बिल्कुल, है ना। देखिए बेटा, कंपनी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स 10 ईच। तो आपको बता रहा है अभी कंपनी में बेटा कितना पैसा, 100 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है। करंटली इट इज अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 60 लाख। तो अभी कंपनी 60 लाख रुपए कमा रही है। अब देखो कंपनी ने अभी तक कोई डेट नहीं लिया, तो ये प्री टैक्स प्रॉफिट बेसिकली कंपनी का क्या बन गया बेटा, ईबीआईटी कहलाएगा, क्योंकि हमें तो ईबीआईटी से स्टार्ट करना होता है। कंपनी शेयर आर लिस्टेड एंड कोटेड इन द रेंज ऑफ 50 to 80।
मैनेजमेंट वांट टू डाइवर्सिफाई एंड हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट which will cost 50 lakh and expected to yield a pre-tax income of 40 lakh। भाई अब कह रहा है हम ना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, 50 लाख रुपए लगेंगे, जो हमें 40 लाख रुपए, 50 लाख लगा के बेटा 40 लाख कमा के दे रहा है। देख लो कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। 50 लाख लगाओ भाई, 40 लाख मिल रहा भाई, ऐसा क्या है भाई? ऐसा तो हमें भी दे दो भाई प्रोजेक्ट, हम भी लगा देते हैं भाई, बड़े मजेदार प्रोजेक्ट है। To raise additional capital, following options are under consideration. Issue equity share for the entire amount. Expected that new share face value इतना can be sold at a premium of 15। बेटा आप जरा सोच कर बताओ, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 15 रुपए प्रीमियम है, तो कहना ही सही यहां पर इशू प्राइस हमारा बेटा 25 रुपए हो जाएगा। हमारी कंपनी का शेयर बेटा इशू कितने का होगा? 25 का होगा। अगला, इशू 16% नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर 100 ईच फॉर द एंटायर अमाउंट। दूसरा है सारा लोन ले लो। तीसरा, इक्विटी कैपिटल 25 लाख फेस वैल्यू, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बैलेंस, कंपनी कैन इशू शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 40। बेटा आप बताओ जरा यहां पर क्या हो जाएगा? इशू प्राइस 10 है, 40 प्रीमियम, यानी कि 50 रुपए का इशू होगा। मैंने कहा डन सर, ये बात भी समझ में आती है। कहता है कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड कीपिंग इन माइंड मैनेजमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज ईपीएस। फिर से बोल दिया बेटा ईपीएस है और इनकम टैक्स बेटा 50% है। अगेन वी आर सपोज टू फाइंड आउट ओनली अवर ईपीएस। मैंने कहा चलिए जी शुरू करते हैं, फिर कर दे बेटा शुरू। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 3। करना तो बेटा वही है, हमें अपना ईपीएस कैलकुलेट करने हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आप ईपीएस निकाल लो। अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो सबसे पहले अपने पास आ जाएगा एक कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास बेटा 3 ऑप्शन है ए बी सी, तो मैं यहां लिख देता हूं इट्स ऑप्शन ए सबसे पहले, फिर हमारे पास आएगा बच्चा ऑप्शन नंबर बी, और लास्ट वी हैव ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, तीनों ऑप्शंस की बातें कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर बोलूं तो मुझे ईबीआईटी बेटा सब तो क्वेश्चन ने दे दिया, सर कैसे? मैंने कहा एग्जामिनर ने बोला अभी हम 60 लाख कमाते हैं, 40 लाख नए प्रोजेक्ट से आएगा, तो सीधा सीधा तो बोल रहा है भाई अब 100 लाख कमाएंगे। अब हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 लाख हो जाएगा, यही एग्जामिनर बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है, माइनस कर देंगे दोस्तों इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? अब ऑप्शन ए में सारा इक्विटी है, यहां आएगा नहीं, 16% वाला डिबेंचर्स है, तो बेटा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सर हमने 50 लाख रेस करनी है, उसका 16% का इंटरेस्ट चला जाएगा, तो यानी कि 8 लाख का इंटरेस्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में बोला 25 लाख यहां से और 16% बैलेंस, टोटल चाहिए थे बेटा 50 लाख, तो बाकी 25 लाख 16% पर आ जाएंगे हमारे पास, तो यहां पर 25 लाख 16% पर आ जाएंगे, यानी कि 4 लाख पर। तो ये आपके पास बेटा कैलकुलेशन रेडी हो गई, ये आपकी बच्चा कैलकुलेशन हमारे सामने रेडी हो गई। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ईबीटी, तो यहां पर तो पूरा पूरा 100 लाख, 92 लाख, 96 लाख। फिर इसमें से सीधा सीधा जाएगा बेटा टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, तो ये भाई हमारा टैक्स भी चला गया सरकार को। फिर हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो बेटा यही बन गया ईएई, तो भाई ये हो जाएगा 50 लाख 50 लाख, ये हो गया 46 लाख 46 लाख, दिस इज 48 लाख, दिस इज 48 लाख। बेटा काम खत्म हो गया यहां तक का। अब मुझे निकालने हैं हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जैसे ही ये निकल जाएंगे अपना ईपीएस दोस्तों रेडी। एग्जिस्टिंग आपको बता दिया बेटा 10 लाख शेयर्स है, अब नए वाले बस हमें देखने हैं। तो पहले वाले केस में बात करें 10 लाख एग्जिस्टिंग है, हम 50 लाख की कैपिटल लाएंगे और इशू प्राइस है हमारा 25, तो बेटा ये हो जाएगा 50 लाख बाय 25। दूसरे केस में आपको बोला सारा का सारा पैसा डिबेंचर से, तो बेटा इक्विटी है ही नहीं,
तो 10 लाख प्लस 0 हो जाएगा, ये नया इक्विटी नहीं आ रहा। तीसरे केस में 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी हैं, 25 लाख वहां से आएगा। यहां पर इशू प्राइस बेटा 50 है, हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं ये सारे नंबर्स, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बेस पर क्या निकल जाएगा बेटा, इसके बेस पर अब हमारे पास आ जाएगा ईपीएस। तो अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25/2, तो ये होता है बेटा 12 लाख। तो 50 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 4.17, ये होता है 10 लाख, 4.60, ये हो जाएगा 10.50 लाख। तो 48/10.5, दिस इज 4.57। ये आपके पास बेटा सारे नंबर्स आ गए। अब बताइए हाईएस्ट कौन सा। ऑब्वियसली यहां पर प्लान बी मुझे हाईएस्ट दिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड ऑप्शन। तो यहां पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर हम यहां लिख देंगे रिकमेंडेड टू इंप्लीमेंट ऑप्शन बी। हम तो यहां रिकमेंड कर देंगे ऑप्शन बी लगाइए, एज इट हैज हाईएस्ट ईपीएस, क्योंकि भाई इसका ईपीएस क्या है, सबसे ज्यादा। ऑब्जेक्टिव भी यही था। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए और तीनों क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में था एग्जिस्टिंग कैपिटल थी, न्यू कैपिटल थी, उसका रेट नहीं गिवन था, तो हमने आने वाले आरओआई के बेस पर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नया यह सीखा कि हमारे पास सिर्फ नए वाले प्रोजेक्ट का डेटा दे दिया, तो नए प्रोजेक्ट का जो ईबीआईटी गिवन था उसके बेस पर काम करा। तीसरे वाले में पुराने वाले का भी गिवन है, नए वाले का, बट दोनों का अमाउंट गिवन है, तो हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा बता दिया पुराने पे ये कमाते हैं, नए पर ये कमाएंगे, टोटल करो, काम खत्म। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों का डिफरेंस पहले तो बेटा 100% एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने ये वाला काम किस तरीके से आपके साथ करा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैटर क्लियर। अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, फॉलोइंग डेटा आर प्रेजेंटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटा ध्यान से बोलूं तो ये ईबीआईटी है, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले, बस वो कंफ्यूज करने के लिए उल्टे सीधे वर्ड बोल देता है कई बार। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आ गया, पैट आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बता दिए, ईपीएस बता दिया, एमपीएस बता दिया। ओ, ईपीएस एमपीएस बता दिया, तो इन दोनों से हम अपना पीई रेशो निकाल सकते हैं। इन दोनों का यूज करके हम अपना पीई रेशो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग टोटल कैपिटल आउटले ऑफ 40 लाख। तो बेटा 40 लाख रुपए चाहिए। यू आर इन्फॉर्म दैट अ डेट इक्विटी रेशो हायर देन 35%। अगर तो कंपनी में डेट इक्विटी रेशो 35 से बढ़ गया। अब डेट इक्विटी निकलेगा कैसे ये भी बता दिया, डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी, इस तरीके से आपको निकालना है। तो अगर तो ये रेशो 35 से ज्यादा हो गया, विल पुश केई अप टू 12.5%। आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 12.5% हो जाएगा। अब देखो, वैसे तो यहां एग्जामिनर शरीफ है, आपको बता दिया मींस रिड्यूस पीई रेशो टू 8, आपको बता दिया शराफत में कि पीई 8 हो जाएगा। ना बोलता तो मैं इंटरप्रेट करता, कैसे भाई, ये होता है 0.125, अब मुझे पीई पता है 1/KE 0.125, तो बेटा ऑटोमेटिकली ये 8 आता। यहां तो एग्जामिनर शरीफ है, उसने बता दिया भाई मैं 8 कर रहा हूं, नहीं बताता तो ये हिडन मिसिंग फिगर आपको निकालना पड़ता। इसीलिए वो स्टार्टिंग में आपको रिलेशन बताया था पीई रेशो और केई का। गॉट इट? एंड राइजेस द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल अमाउंट एट 14%, और जो एडिशनल बोरोइंग है वो 14% हो जाएगी। फाइंड आउट प्रोबेबल प्राइस, आपसे बेटा प्राइस पूछ रहा है, मतलब अब मार्केट प्राइस निकालना है। इफ एडिशनल फंड्स रेज्ड एज अ लोन, अमाउंट इज रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, तो आपको बेटा दोनों केस करने हैं।
नोट रिटेन्ड अर्निंग्स इज 1.2। अब ये था क्वेश्चन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे नीचे छुपा के बोल दिया। कहता ले भाई सब पढ़ सकता है तो पढ़ ले, वरना तू क्वेश्चन ही गलत कर देगा। समझ रहे हो कैसे कैसे एग्जामिनर जालसाजी करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने पढ़ लिया, सारे केसेस क्लियर हैं। यहां पर अब बताइए कौन सा केस लग रहा है। तो बेटा अब देखो यहां पर लग रहा है केस नंबर 1। आपको यह बताया कि कंपनी 40 लाख और लगाएगी, बट ये तो बताया ही नहीं ये कितना कमाएगा। तो अब मुझे इसको निकालना पड़ेगा कितना कमाएगा। सर ये कितना कमाएगा कैसे पता चलेगा? सर ये डिपेंड करेगा कि हम अभी कितना कमाते हैं। तो पहले मुझे एग्जिस्टिंग आरओआई निकालना है। एग्जिस्टिंग आरओआई के लिए ईबीआईटी गिवन है, उसके लिए चाहिए मुझे कैपिटल। अब कैपिटल पता ही नहीं है, आपको बताई नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें सबसे पहले अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैंने कहा चलो सर निकाल लेते हैं। मैंने कहा निकालते हैं चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितना आएगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो एग्जिस्टिंग में एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर रिटेन्ड अर्निंग आपके पास है। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा देख भाई इक्विटी शेयर्स यहां गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग आपको नीचे गिवन है, तो 2 पॉइंट मिल गए। अब तीसरा पॉइंट बच्चा इंटरप्रेट करने में गड़बड़ कर जाता है या भूल जाता है। कैसे सर? मैंने कहा देखो आपको बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी गिवन है, तो इसका मतलब देयर विल बी सम डिबेंचर्स एज वेल। ये हमारे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हो गए। अब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं तो 8 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है। 8 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है। आपको बोला बेटा रिटेन्ड अर्निंग है 1.2 करोड़। अगर मैं रुपीज में करूं लैक्स में तो 120 लाख हो गया। डिबेंचर कितना सर? भाई 12 लाख का इंटरेस्ट पे करा जो 12% के बराबर है। 12 लाख का इंटरेस्ट दिया है जो 12% के बराबर है। तो भाई साहब मेरा डिबेंचर कितना होगा? सर 12 लाख इज रिप्रेजेंटेड बाय 12%। 12 लाख आपके 12% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया 80 लाख, 120 लाख प्लस ये हो गया 100 लाख। तो कुल मिलाकर बेटा 300 लाख, कुल मिलाकर 300 लाख का बेटा आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल बन गया। अब हम इसके बेस पर अपना न्यू ईबीआईटी निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? अभी कंपनी 52 लाख कमाती है, तो कंपनी 52 लाख कमाती है 300 लाख लगाकर। अब फ्यूचर में 40 लाख का इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया, तो भाई आपके पास ये कितना आ गया? सर ये आ गया हमारे पास 58,93,333। ये अब कंपनी बेटा अपने फ्यूचर में कमाएगी, जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न को हमने सेम करके निकाला। तो पहला पॉइंट इस क्वेश्चन में यही है कि आपको ये एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला और उसके बेस पर अपना न्यू ईबीआईटी। साथ साथ दोस्तों जैसा कि हमने देखा था हमारे पास एमपीएस और ईपीएस है, तो हम उससे अपना पीई रेशो निकाल सकते हैं। सो ये होता है एमपीएस बाय ईपीएस, ये है 25 2.5, यानी कि ये आ गया दोस्तों 10 टाइम्स। पहले इतना बेसिक्स पॉइंट्स तो क्लियर हो गए। अब दोस्तों फ्यूचर का इंटरेस्ट और साथ साथ हमारा बेटा पीई रेशो इज डिपेंडिंग अपॉन दिस डेट इक्विटी का कॉन्सेप्ट। तो अब हम पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो पहले हम कहते हैं इफ अमाउंट इज रेज्ड एज लोन। अगर तो हमने नया वाला पैसा एज अ लोन रेज करा तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा? अगर नया वाला पैसा एज अ लोन रेज करा है तो अब मेरे को तो डेट इक्विटी रेशो निकालनी है। अब बताइए बच्चा डेट इक्विटी रेशो क्या हो जाएगी? तो एग्जामिनर ने बोला है इट इज डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। अब बेटा क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते तभी 35% एंड सो ऑन जो भी क्वेश्चन ने बोला है। अब आपका डेट कितना है? तो एग्जिस्टिंग डेट है 100 लाख का, ये हमने यहां से निकाला था।
40 लाख और रेज करना है, तो 40 लाख का लोन और आ गया, और टोटल कैपिटल अब बेटा 340 लाख हो गया। तो लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज। तो ये आता है दोस्तों 41.17 या 18%। अब 340 बेटा ये बन गया ना हमारा टोटल कैपिटल, 300 पहले या 40 और आ गया तो 340, डेट इक्विटी तो टोटल तो यही रहेगा। अब ये रेशियो बेटा 35 से ज्यादा हो गया, सिंस डेट इक्विटी रेशियो हमने निकाला 41.18% इज ग्रेटर देन 35%। तो इस केस में एग्जामिनर ने दो बातें बोली थी। सबसे पहला आपको बोला न्यू पीई रेशो, शराफत में बता दिया था कि अब वो 8 टाइम्स होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल डेट बेटा कितना होगा, आपको बोला वो आपका 14% होगा। यही बात बोली थी बेटा 14%, और ये 12.5 बोल दो या 8 बोल दो। तो अगर ये हायर देन 35 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा बेटा, तो ये 8 हो गया 14 हो गया। तो इस रेशो का पहले मतलब और यूज या पर्पस आपको समझ में आया होगा। अब ये हमने अभी लोन वाले केस में इवैल्यूएट करा है। अब सेम चीज हम इक्विटी के केस में भी करेंगे भाई, करके तो जरूर देखेंगे, क्या पता उसमें भी कुछ गड़बड़ आ जाए। भाई देखो पॉसिबिलिटी तो हमें सारी रखनी पड़ेगी, वी कांट इग्नोर एनी ऑफ द ऑप्शन, हमें तो सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो अगर हम बोलें इफ अमाउंट इज रेज्ड एज इक्विटी, अगर तो दोस्तों हम इस अमाउंट को एज अ इक्विटी रेज करते हैं तो क्या होता है, तो अपने पास फिर से हमें निकालनी पड़ेगी हमारी डेट इक्विटी रेशो, जो आपके पास अगेन होगी डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो भाई डेट हमारा 100 लाख का है, अब नया इक्विटी से आया वो टोटल 340 लाख हो गया। तो अगर हम परसेंटेज करेंगे दिस इज 29.41%, ये बेटा आपके पास आ गया। अब ये 29.41% है, तो क्या ये 35 से कम है? यस। तो बेटा यहां लिख देते हैं सिंस डेट इक्विटी रेशो आपके पास है 29.41%, ये 35 से कम है। इसका मतलब अब हमारे पी रेशो में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो पहले हमने निकाला था अभी 10 है तो वो 10 ही रहेगा, और इंटरेस्ट की यहां पर कोई बात ही नहीं है क्योंकि पैसा वैसे भी इक्विटी से आ रहा है। तो पीई रेशो बेटा आपका कितना रहेगा? 10 टाइम्स रहेगा। तो पहले इतनी बात बच्चा समझ में आनी चाहिए जो आपको बताई। अब हम अपने बेसिक पॉइंटर सारे के सारे निकाल चुके हैं, अब बारी है हमारे फाइनल बेटा कंक्लूजन की। हमें तो निकालना क्या था बेटा? हमें तो एमपीएस निकालना है। दो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। कौन कौन सा ऑप्शन सर? पहला हमें बोला था भैया पैसा सारा का सारा एज अ लोन ले लो या इक्विटी ले लो। तो भाई ए पॉइंट है जब हम पैसा लोन की फॉर्म में ले रहे हैं, बी पॉइंट है जब हम पैसा बच्चा इक्विटी की फॉर्म में ले रहे हैं। तो आइए जरा अब इनको सॉल्व कर लेते हैं आपके साथ। तो अगर हम बात करें तो स्टार्ट हमारा गेम ईबीआईटी से 58,93,333, 58,93,333। तो सबसे पहले तो ये आ गया। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, माइनस होगा सबसे पहले इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दो प्रकार के हैं। पहला वो जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से चल रहा है 12 लाख का। तो भाई एक तो हमारा इंटरेस्ट इसमें आएगा एग्जिस्टिंग वाला, तो ये 12 लाख का इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही पड़ेगा। साथ साथ हमें न्यू इंटरेस्ट भी देखना है। न्यू कौन सा सर? भाई जब एज अ लोन लेंगे 40 लाख तो उस पर तो 14% लग रहा है, तो यानी कि यहां पर होगा बेटा कितना? 40 लाख का 14%, और यहां पर 0। तो भाई 40 लाख का 14%, ये आता है दोस्तों 5,60,000। अब आपको समझ में आएगा ये एग्जिस्टिंग और न्यू वाली कहानी का क्या मतलब है, जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी।
सिमिलर वे बेटा प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकता है, ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने पहले भी लिखवाया था एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों लेने हैं। अब बचेगा हमारे पास ईबीटी, फिर उसमें से पे हो जाएगा टैक्स जो कि क्वेश्चन में है 50%। आपके पास फाइनली निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपका ईएटी। प्रेफरेंस शेयर्स इसमें भी नहीं है तो ईएई, फिर आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फाइनली उसके बाद हमारे पास हमारा ईपीएस। अब इस क्वेश्चन में हमें पीई रेशो गिवन है भाई, जब लोन लिया तो वो रेशो 8 है, यहां पर वो रेशो बेटा 10 है। फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा एमपीएस, और आपसे यही पूछा था प्रोबेबल प्राइस बता दो, और अगर पूछेगा कि भाई कौन सा सिलेक्ट करें तो जो ज्यादा है वो करेंगे। चलिए अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 58,93,333 माइनस में बेटा ये हो जाएगा 17,60,000, 41,33,333, फिर इसका 50% ये हो जाएगा 20,66,667, तो यहां से आपके पास बच जाएगा 20,66,666। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रेजेंट 8 लाख है, नए वाले में सारा लोन लिया है, तो इसका मतलब यहां तो बेटा सिर्फ 8 लाख ही रहेंगे, सो इट इज 8 लाख प्लस 0, सो दिस वुड रिमेन एट 8 लाख, तो डिवाइडेड बाय हो गया बेटा 8 लाख, ईपीएस आ गया 2.58, ये आपके पास ईपीएस, आप चाहो तो 3 भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 8 टाइम्स कर देंगे तो 20.66 आपके पास बेटा वैल्यू। इधर चलते हैं, 58,93,333 माइनस 12 लाख, तो दिस इज 46,93,333, फिर उसके बाद 50%, दिस इज 23,46,667, माइनस कर देंगे तो बेटा आपके पास बचेगा 23,46,666। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब ध्यान से सुनना, 8 लाख पहले से हैं, नए 40 लाख और चाहिए, तो कौन सी वैल्यू पर? सबसे पहले नेट प्रोसीड्स, सर वो तो अवेलेबल नहीं है, नेट प्रोसीड्स नहीं है तो मार्केट प्राइस ले लो जो आपके पास 25 है, नेट प्रोसीड्स नहीं है तो मार्केट प्राइस ले लो 25 का। मैंने कहा बात तो थोड़ी ठीक हैगी, तो बेटा इसको 25 पर लेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट प्राइस 25 ऑलरेडी चल रहा है तो उतने पर इशू करेंगे, यहां से तो हम फ्यूचर का एक्सपेक्टेड निकाल रहे हैं, तो 40 लाख बाय 25 प्लस 8 लाख, ये आता है दोस्तों 9,60,000। तो अगर हम इसके साथ बेटा कैलकुलेशंस करें, ये आता है 2.444 मल्टीप्लाई 10, 24.44, तो ये आपके पास दोनों सिनेरियोज के बेटा हमारे क्या निकल गए, प्रोबेबल प्राइस निकल गए, कि भाई अंदाजे से हमारे पास दोनों सिनेरियो में बेटा क्या क्या प्रोबेबल प्राइस होने वाले हैं, ये मैंने बेटा आपके साथ दोनों के दोनों कंप्यूट कर दिए। अब मेरे हिसाब से तो यहां तक आपके मन में बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी फर्दर प्रॉब्लम इन दिस थिंग। अब यहां तक का सारा मैटर बेटा आपको एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, राइट? पक्का? चल अब मैं दोस्तों आपके सामने आज का ऑप्शन, आज का सेशन यहीं पर क्लोज करूंगा। पहले मैं चाहूंगा बेटा आप इतने तक की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस अप टू दिस लेवल फर्स्ट। अभी इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और बचा है जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो ये अभी बचा है, बट मैं चाहूंगा पहले आप होमवर्क के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में हम नेक्स्ट सेशन जब लेंगे आपके साथ, आपका जो नेक्स्ट सेशन उसमें होगा, स्टार्ट करेंगे आप, तब हम पहले क्वेश्चन 5 करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको अब यहां तक की प्रैक्टिस शीट में से होमवर्क में दे देता हूं आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप बेटा ट्राई कर सकते हैं 17, 18, 19, 20, ठीक है? फिर आप ट्राई कर सकते हैं 21 भी, और आप ट्राई कर सकते हैं बच्चा 22 भी, है ना? एक मिनट रुकना बच्चा, एक में अगर कहीं पर ऐसा कुछ वर्ड हो ना इनडिफरेंस लेवल, तो अभी वो मत करना क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है, है ना? जैसे 23 में इनडिफरेंस लेवल है, नहीं।
तो आप बेटा 22 तक ट्राई कर सकते हैं। पहली बात तो आपका जो होमवर्क है वो कहां से है, 17 से 22 तक का होमवर्क है। तो होमवर्क है बेटा क्वेश्चन 17 से क्वेश्चन 22। प्लीज पहले पूरी बात सुन लेना। अब देखो जब आप ये होमवर्क करोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कहां गया कहां गया कहां गया वो क्वेश्चन, हाँ बेटा ये रहा, शायद यही वाला क्वेश्चन है 19। इसमें ना एक, इसमें या किसी एक क्वेश्चन में, मेरे को भी नंबर अभी याद नहीं है, देख लेना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जब आप उसे सॉल्व करोगे वहां पर ना कुछ कुछ केस में लॉस आ रहा होगा। अब जब लॉस आ रहा होगा तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, लॉस को अवॉइड कर देते हैं, खत्म कहानी, लॉस में जीरो। मतलब आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपका पीबीटी या अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस में आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। अब उस क्वेश्चन में मैंने ये करा हुआ है क्योंकि पेपर में आया था, एग्जामिनर ने एजम्पशन लिया कि भाई क्योंकि ये लॉस है तो ये लॉस मेरा टैक्स बचा देगा, ये लॉस जो है मेरा टैक्स बचा देगा, तो इस लॉस पर मेरी क्या हो जाएगी बेटा, टैक्स की सेविंग हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर टैक्स और एडजस्ट करके टैक्स सेविंग का कॉन्सेप्ट यूज करा हुआ है। आप चाहो तो एजम्पशन देकर अवॉइड कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हो सकता है आपको इस पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने वो पूरा बता दिया। ठीक है, तो अब आप पहले इतना पढ़ लीजिए, इतना अच्छे से करिए, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर अगला सेशन स्टार्ट करिए, उसमें और डिटेल में आगे काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय 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 बाय। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अंत में पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों।